नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, चाहे आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे हाईकोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम में जो है स्पेसिफिक रूप से नेशनल इंटरनेशनल अफेयर और करंट अफेयर को मेंशन किया गया होता है, और ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो पूछे जाते हैं, और एक मेरिट बनाने में जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प आपकी करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स इन 2025। तो अभी 2025 में फरवरी महीने में ये एशियन विंटर गेम्स जो है वो होने जा रही हैं। बोलते हैं कि ये 9th नंबर का एडिशन जो हो रहा है एशियन विंटर गेम्स का 2025 में, इसकी मेजबानी जो है वो कौन करेगा, इसको होस्ट कौन करेगा। तो इसको होस्ट जो करेगा, कौन सी सिटी यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। अगर कंट्री पूछा गया होता तो अलग बात थी, परंतु जब सिटी यहाँ पर पूछा गया है तो हार्बिन सिटी है। हार्बिन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कहाँ की ये सिटी है, तो चाइना की ये सिटी है जो इसको होस्ट करेगी। चाइना की है ये हार्बिन सिटी जो कि इसको होस्ट करेगी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो एशियन विंटर गेम्स है कितने सालों के बाद होती हैं, तो हर एक 4 सालों के बाद जो है ये होती हैं। तो 4 सालों के बाद होती हैं। 2025 में अभी ये हार्बिन सिटी में हो जाएंगी चाइना की, 2029 में जो है वो उसके बाद ये होंगी। 2029 में होंगी तो 2029 में जो है ये ट्रोजिना सिटी में जो है वो होगी। ये ट्रोजिना सिटी जो है वो कहाँ की सिटी है, ये सऊदी अरबिया की जो है वो सिटी है। ये आपने ध्यान रखना है कि सऊदी अरबिया की ये सिटी है, यहाँ पर 2029 में होंगी। इससे पहले जो एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, वो 2017 में हुआ था। 2017 में ये एडिशन हुआ था, तो वो जापान में जो था वो इसको किया गया था। जापान तो कंट्री थी, जापान की जो था वो साप्रो सिटी थी और ओबिहिरो सिटी थी जहाँ पर इनको किया गया था। जापान की साप्रो और ओबिहिरो सिटीज थी जहां पर इसको होस्ट किया गया था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि 2017 में किया गया था। 2017 के बाद 2025 में ही हो रही है। बीच में शायद कोविड भी आया था, तो कोविड के कारण ये गेम्स जो है वो नहीं हुई होंगी, परंतु 2017, 2025 और 2029 ये 3 इंपॉर्टेंट ईयर आपके लिए हो गए। कहाँ कहाँ पर इनको होस्ट करेंगे ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंडिया इनको अभी तक होस्ट कर चुका है कभी, तो इंडिया ने जो है वो इनको अभी तक होस्ट नहीं किया है। ये 9th एडिशन इस बार होने जा रहा है, इससे पहले भी इंडिया ने इनको कभी होस्ट नहीं किया है। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो है वो 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक होने जा रही हैं, और 88 मेंबर जो हैं वो इंडियन कॉन्टिजेंट के इसमें रहने वाले हैं, जिसमें 59 एथलीट्स हैं और 29 ऑफिशियल्स हैं जो इसमें कम्पीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2025-26। तो अभी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आया और बजट भी जो है वो आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे से पहले आता है बजट। अब बोलते हैं बजट जो है उसके अनुसार 2025-26 में अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है वो क्या है। अगर आप पिछले पेपर 1 उठाकर देखेंगे तो स्पेसिफिक रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रोथ रेट के, और मैंने इससे पहले भी अभी जो इसी उत्तीर्ण सीरीज की कुछ पार्ट हुए हैं उनमें मैंने आपको ग्रोथ रेट के अलग अलग क्वेश्चन बताए हैं। अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में रहने वाला है। ये अनुमानित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है इकोनॉमिक सर्वे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लेगा क्वेश्चन कि इकोनॉमिक सर्वे को जो है कब रिलीज किया जाता है। तो बजट से एक दिन पहले इसको रिलीज किया जाता है। इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो इसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो फोकस करता है ये किसके ऊपर करता है, तो ये इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और आउटलुक के ऊपर जो है फोकस करता है। इसमें जो इसको बनाने में जो हेल्प करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको बनाने में हेल्प करती है। और इससे ज़्यादा हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बनता है आने वाले टाइम में तो उसको ऐड कर लेंगे, परंतु इतना सा काफ़ी है ग्रोथ रेट के बारे में। जब हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसको हम अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी वेटलैंड जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। अब देखो अभी ना वेटलैंड डे मनाया गया है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, और बोलते हैं कि अभी 4 वेटलैंड्स जो हैं वो ऐड भी की गई हैं। जो इंडिया में जो नई वेटलैंड्स की श्रेणी है उसमें 4 नई वेटलैंड्स जो हैं वो ऐड की गई हैं, और ये वही 4 वेटलैंड्स मैंने दी हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्टली जो है वो मैच नहीं की गई है। सबसे पहले दिया गया है सक्राकोटई बर्ड सेंचुरी, क्या ये कर्नाटक में स्थित है। दूसरे में जो है वो दिया गया है थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, क्या ये थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है। उसके आगे जो है वो दिया गया है खेचियोपालरी वेटलैंड, क्या ये सिक्किम में स्थित है। और उससे आगे जो है वो दिया गया है उधवा लेक, क्या ये झारखंड में स्थित है। अब एचएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास तौर पर, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से जो है वो समझना। ये जो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है सक्राकोटई बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटक में स्थित नहीं है।
ये जो है वो तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो नॉट करेक्टली मैच जब आपसे पूछा गया था तो ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्टली मैच जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सक्राकोटई बर्ड जो सेंचुरी है वो कर्नाटक में नहीं है, वो तमिलनाडु में आती है। अब ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। अभी जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, मैंने थीम टेलीग्राम पर क्वेश्चन के रूप में पोस्ट भी की थी। इसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, और 2 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। रामसार कन्वेंशन जो था वो साइन हुई थी इस दिन। रामसार कन्वेंशन कब साइन हुई थी? वो 1971 में जो था वो साइन हुई थी। ये तो हमने पिछले पार्ट में भी जो पढ़ा था। रामसार कन्वेंशन 1971 में जो था वो साइन होती है, और रामसार ईरान की एक सिटी का नाम है, वहाँ पर ये साइन हुई थी, तब इसको रामसार कन्वेंशन जो है वो बोलते हैं। अब देखो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स, इन 4 वेटलैंड्स को ऐड करने के बाद कितनी हो गई हैं? तो इंडिया में 89 टोटल वेटलैंड्स जो है वो अभी हो गई हैं, जब ये 4 नई वेटलैंड्स जो है वो ऐड की गई हैं। अभी जो 4 नई वेटलैंड्स ऐड की गई हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं अच्छे से। इसमें जो है वो सक्राकोटई बर्ड सेंचुरी आती है और थेरथांगल बर्ड सेंचुरी आती है। ये दोनों जो है वो तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनाथपुरम, वहाँ पर जो है ये आती हैं। एक जो है वो है खोचियोपालरी वेटलैंड। ये जो खोचियोपालरी वेटलैंड है ये सिक्किम की वेटलैंड जो है वो आती है। एक उधवा लेक जो है वो आती है जो कि झारखंड की है। अब देखो यहाँ से भी जानने को मिलता है कि तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स जो हैं वो आती हैं। 20 साइट्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। तमिलनाडु पूरे इंडिया में ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट है, और तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जो है वो आता है। और अभी ना हमने 2 और वेटलैंड्स पढ़ी थी, एक उधवा पढ़ी थी झारखंड की और एक खोचियोपालरी पढ़ी थी सिक्किम की। तो झारखंड और सिक्किम ऐसे स्टेट हैं जिनको अपनी पहली वेटलैंड जो है वो मिली है, पहली जिनको रामसार साइट अपनी मिली है। सिक्किम को जो है वो सिक्किम की जो खोचियोपालरी जो वेटलैंड है वो उसको पहली ऐसी रामसार साइट मिली है, और झारखंड को उधवा लेक पहली साइट मिली है जो यहाँ पर है। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो आता है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया रामसार साइट्स के मामले में तीसरे नंबर पर जो है वो आता है। इंडिया के बाद जो है अगर हम बात करते हैं, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, तो इंडिया से पहले 2 कंट्रीज आती हैं। एक कंट्री आती है यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर 176 है। एक मैक्सिको आती है जहाँ पर 144 रामसार साइट्स जो है वो आती हैं, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर हाईएस्ट आता है। अगर एशिया में हम देखेंगे तो इंडिया में ही हाईएस्ट जो है वो रामसार साइट्स आती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रामसार के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसलिए यहाँ पर इतना फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे 2025। हमने रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो था वो चीफ गेस्ट आए थे। अब देखो बोलते हैं 76th रिपब्लिक डे में जो है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो है वो कौन से स्टेट की रही? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही वो उत्तर प्रदेश की जो है वो झांकी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो रहती है। उत्तर प्रदेश को जो है वो बेस्ट अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश को बेस्ट अवार्ड दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो कौन सा स्टेट है? देखो टॉप अगर हम टेब्ल्यूक्स में बात करते हैं, टेब्ल्यू जो टॉप रहे किसी स्टेट के रहे, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रहा। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर जो है वो त्रिपुरा का जो है वो रहता है, और त्रिपुरा के बाद तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का जो है वो रहता है। और अगर हम बात करते हैं बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो है वो किसको दिया गया, तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का जो है वो पहले नंबर पर सर्विस जम्मू कश्मीर राइफल्स को दिया गया, और CAPF और अदर दिल्ली पुलिस को जो है ये दिया गया बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का ये अवार्ड। और बेस्ट टेब्ल्यू सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना टेब्ल्यू होता है, तो बेस्ट टेब्ल्यू जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो है वो यहाँ पर रहा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बेस्ट टेब्ल्यू जो है वो सारे टेब्ल्यूज में जो है वो रहा है। अगर हम स्पेशल प्राइज की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशल प्राइज भी जो है वो दिया गया है, जैसे कि जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसको सेंट्रल प्राइज दिया गया है। और यहाँ पर जयती जय मम भारतम डांस ग्रुप था एक, इसको भी जो है वो स्पेशल प्राइज जो है वो दिया गया है। तो स्पेशल प्राइज भी आपने ध्यान रखना है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जयती जय मम भारतम एक डांस ग्रुप है उसको जो है स्पेशल प्राइज यहाँ पर मिला है। तो ये सारा का सारा डाटा आपको पता होना चाहिए था, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसको नोट भी कर लेना चाहे, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को हमने देखा था, 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें जो है वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो जो था वो चीफ गेस्ट आए थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम प्रोबोवो सुबियांतो था। तो प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। कई बार ना एग्जामिनर क्वेश्चन
क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे। ऐसे ऐसे कर स्टेटमेंट्स बना दी जाती हैं, तो वो पता होना चाहिए प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट थे वो जिनका प्रोबोवो सुबिएंतो नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। हमने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझाया है, चाहे वो नेशनल जीके का है, इंटरनेशनल जीके का है, करंट अफेयर का है या एचपी जीके का है। हिंदी इंग्लिश को भी जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। स्लॉट 1 में अभी तक बुकिंग चली हुई है, तो आप स्लॉट 1 में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 में ही देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम त्रिवेणी फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम। तो बोलते हैं कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवेश या मंत्र एल्बम में त्रिवेणी एल्बम के लिए जो है वो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। तो अभी ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, तो एक इंडिया अमेरिका ओरिजिन की जो है वो वोकलिस्ट हैं जिनको ये दिया गया है, जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन का नाम आपने ध्यान रखना है। चंद्रिका टंडन को ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो अभी का दिया गया है। इंडिया की बॉर्न है और अमेरिका की है, ये म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन जिनको ये अवार्ड दिया गया है। पहली बार इनको ये अवार्ड मिला है। इनको जो अवार्ड ये मिला है ये इनको बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए मिला है। इनकी जो एल्बम है ना उसका नाम देख लीजिए, एल्बम का नाम है त्रिवेणी इनकी एल्बम का नाम है, और 67th ग्रैमी अवार्ड ये 2025 का है जो इनको दिया गया है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से नहीं समझे थे तो क्वेश्चन में पूछा गया था रिसेंटली हु हैज़ वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम त्रिवेणी। अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। ठीक है, एल्बम का नाम था त्रिवेणी और त्रिवेणी एल्बम के लिए ये चंद्रिका टंडन को जो था वो अवार्ड दिया गया था। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन पढ़ा था कि शक्ति एल्बम को, एक शक्ति जो है वो बैंड टाइप में है, उसको जो है वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए। तो वो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और शक्ति एल्बम वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था। तो अभी चंद्रिका टंडन है भी ये इंडिया ओरिजिन की, और तो ये क्वेश्चन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच सिटी इज होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान है। तो जो फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी जो मेजबानी करेगा वो आबू धाबी जो है वो करेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, आबू धाबी सिटी जो है वो उसकी मेजबानी करेगी। मैं ना कुछ एक ऐसे आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर होस्ट किया गया, जो रैंडमली यहाँ पर मेरे पास है एक लिस्ट। जैसे कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 में हुआ था, अष्टलक्ष्मी महोत्सव करके 2024 का, तो ये महोत्सव न्यू दिल्ली में जो था वो होस्ट किया गया था। और वैसे ही एक पहले नंबर की इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हमने पढ़ी भी थी थोड़े दिन पहले। ये जो पहले नंबर की इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गुजरात में जो था वो हुई थी। अब इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है कि 2036 में जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। तो पहले नंबर पर इंडिया ने अपने इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को जो था वो गुजरात में होस्ट किया था। हमने खो खो वर्ल्ड कप भी पढ़ा था, तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो है ये पहली बार हुआ और इसको इंडिया ने ही जो था वो अपने होस्ट किया था और इंडिया ही जीता भी था। यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप के बारे में भी काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था। एक ग्लोबल फ्रेट समिट हुई थी, एक ग्लोबल करके इस तरह से फ्रेट समिट हुई थी। इस समिट को किसने होस्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में ये समिट जब हुई तो इसको किसने होस्ट किया था। तो ग्लोबल फ्रेट समिट जो था ये दुबई में होस्ट की गई थी। ये कहाँ पर, दुबई में जो था वो होस्ट की गई थी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो अभी 18वें नंबर का हुआ 2025 में, तो 2025 का ये प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो भुवनेश्वरम उड़ीसा में जो था वो होस्ट किया गया था। अब मुझे आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है आबू धाबी में यूएई में होगी, 28 से 29 जनवरी 2025 के बीच में हो गई है ये। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे डॉक्टर जयशंकर, वो जो था वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे यहाँ पर। तो इनका चीफ गेस्ट होना भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो चीफ गेस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया रिसेंटली वॉन द अंडर 19 वुमेन्स
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग। तो बोलते हैं कि भारत ने हाल ही में जो है वो किसे हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप को जो है वो जीता है। तो अभी जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो अंडर 19 T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को जो है वो जीता गया है। अभी जो अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है इंडिया ने, ये किसको हराकर जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका को हराकर जो है वो इंडिया ने जीता है। क्वेश्चन पूछने वाला बड़े सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो अंडर 19 T20 क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो जीता है? तो आपका आंसर होगा इंडिया ने जीता है। परंतु इंडिया ने किसको हराया है, ये थोड़ा सा आगे के लेवल पर क्वेश्चन आ गया। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जो है वो यहाँ पर हराया है। अब ये तो हो गई इसकी अभी की जो एडिशन हुई। इसकी जो ये एडिशन थी 2025 की, ये हुई कहाँ पर थी? ये मलेशिया में जो था वो हुई थी। मलेशिया में ये एडिशन जो था वो हुई थी। इसके बाद ये एडिशन जो है वो 2027 में जो है वो होगी। 2027 में इस एडिशन को जो है वो बांग्लादेश और नेपाल जो है वो होस्ट करेंगे। बांग्लादेश और नेपाल मिलकर इसको होस्ट करेंगे। इससे पहले ये 2023 में हुई थी। 2023 में इसकी पहली एडिशन हुई थी। तो पहली एडिशन इसकी साउथ अफ्रीका में हुई थी। अब जो उसकी पहली एडिशन साउथ अफ्रीका में हुई थी वो भी इंडिया के द्वारा ही जो था वो जीती गई थी। तो उस टाइम भी इंडिया ने ही इस एडिशन को जो था वो जीता था। अगर क्रिकेट की बात हो ही रही है तो क्रिकेट के क्वेश्चन जो हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़े थे, ये तो हमारा P17 पार्ट है। P16 पार्ट में हमने क्रिकेट के कुछ क्वेश्चन जो था वो पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो किसको खिताब दिया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है? तो वो एमिलिया खेर को दिया गया था। ICC हमने एक और पढ़ा था ICC वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? तो वो स्मृति मंधाना को दिया गया था। स्मृति, खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह का नाम है। इनके नाम भी ध्यान रखना, पिछले एडिशन में हमने पढ़े हैं। अगर आपको पता होगा, देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द पायलट फॉर एक्सियोम मिशन 4, जिसको AX4 भी बोला गया। तो ये AX4 एक मिशन है, बोलते हैं इसके लिए अभी पायलट के रूप में नामित किया गया है। वो किसको किया गया है? तो वो शुभांशु शुक्ला को जो है वो किया गया है। शुभांशु शुक्ला का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुभांशु शुक्ला जो है वो अभी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं, जिनको जो है वो पायलट के रूप में एक्सियोम मिशन 4 में जो है वो नामित किया गया है। ये जो AX4 है ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर भेजा जाएगा। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो एक्सियोम स्पेस के द्वारा, और एक्सियोम स्पेस ने जो है वो नासा के साथ कोलैब किया है और इन्होंने जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये जो AX4 है इसको जो भेजा जाएगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से जो है वो इसको भेजा जाएगा। तो ये इसरो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी मैं जैसे कि इसरो का नाम ले रहा हूँ, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाई कोर्ट के एग्जाम में बहुत पहले की बात है कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नासा का पूरा नाम क्या है। तो आपको तो पता होगा कि नासा का पूरा क्या नाम है, परंतु जब ऑप्शंस मिलती जुलती देते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो नासा का पूरा नाम भी हम जान लेते हैं कि नासा का पूरा नाम जो है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका नासा का पूरा नाम है। तो नासा का पूरा नाम, रेयर चांसेस हैं कि पूछा जाए, परंतु पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड डैश कॉन्जुगेटिव यूनियन बजट इन 2025। तो बोलते हैं कि ये जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण 2025 में लगातार इन्होंने कौन से नंबर का केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो अभी 2025 में लगातार 8वीं बार जो है वो केंद्रीय बजट पेश किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब हम निर्मला सीतारमण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो है वो फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है। ठीक है, आपको पता हो अगर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन है। तो वैसे तो हम जब फुल टाइम में बात करते हैं कि जो फुल रूप से जो है वो चार्ज है किसी के पास फाइनेंस मिनिस्टर का, पहली महिला के पास, तो वो निर्मला सीतारमण के पास ही जो है वो आता है। तो निर्मला सीतारमण जो है वो फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इंडिया की है। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन रहता है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे। ना मेल पूछेंगे ना फीमेल पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फर्स्ट जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे RK शनमुखन चेट्टी। RK शनमुखन चेट्टी का नाम आपने ध्यान रखना है। ये इंडिया के जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे।
और फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बन गई। ये फुल टाइम क्यों बार बार टर्म आ रही है, याद होना चाहिए आपको ये भी कि इंदिरा गांधी के पास जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री रही थी, परंतु वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी जो था वो हुआ करती थी। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री उनके पास नहीं थी। ये फुल टाइम, इसलिए निर्मला सीतारमण का नाम जो है वो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर फिर आ जाता है। आगे बोलते हैं द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का थीम पूछा गया है यहाँ पर। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो अभी मनाया गया और कैंसर के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये डे जो है वो मनाया जाता है। अब बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाया कब जाता है, सॉरी इसकी थीम क्या थी 2025 में, तो इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक करके, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब वर्ल्ड कैंसर डे मनाया कब जाता है, अब आता है ये क्वेश्चन कि वर्ल्ड कैंसर डे को मनाते कब हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल जो है वो फरवरी महीने की 4 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। हमने फरवरी महीने के भी 2 इंपॉर्टेंट डे पढ़ लिए, एक हमने फरवरी 2 पढ़ लिया वर्ल्ड वेटलैंड डे, और एक हमने वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 जो है वो पढ़ लिया, और इन दोनों की थीम्स भी जो है वो हमने यहाँ पर नोट की हैं, तो इनकी थीम्स भी अब आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा भी गया है वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी प्रेसिडेंट के द्वारा जो था वो मोशन ऑफ थैंक्स दिया गया जो बजट से पहले, तो अभी इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स बाय द प्रेसिडेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राष्ट्रपति के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है वो संविधान द्वारा प्रदान है, कि संविधान में उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे होगा। आगे बोलते हैं अंडर द रूल ऑफ हाउस द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइज टू द डिबेट इन बोथ हाउस, इसकी सदन के नियमों के तहत प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बहस का जवाब देते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स की बात करते हैं, ये चर्चा में था, तो एक तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो अभी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया और हर साल दिया भी जाता है, परंतु देखो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब देखो मोशन ऑफ थैंक्स की पर्पस आपसे पूछ ली जाती है कि इसकी पर्पस क्या होती है। मोशन ऑफ थैंक्स से होता है इस तरह से कि एक डिबेट गवर्नमेंट के एजेंडा और गवर्नमेंट के जो इशू हैं जो फेस करता है पूरा का पूरा देश, उसके ऊपर जो है वो एक डिबेट हो जाती है स्टार्ट, और वहाँ से जो है वो एजेंडाज आते हैं सामने, मतलब पार्लियामेंट में जो डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो मोशन ऑफ थैंक्स एक होता है, फिर उनके ऊपर उसके ऊपर जो है डिबेट हो जाती है। प्रेसिडेंट थैंक यू सुनना कभी आप समझ जाएंगे कि मोशन ऑफ थैंक्स होता क्या है, यूट्यूब पर सुनना कभी मोशन ऑफ थैंक्स कैसे प्रेसिडेंट ने दिया, फिर आप समझ जाएंगे कि उसके बाद कैसे कैसे डिबेट हुई। आगे बोलते हैं अंडर द रूल ऑफ द हाउस द प्रेसिडेंट रिप्लाइज टू द डिबेट इन बोथ हाउसेज, तो सही बात है कि रूल्स में ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई करेगा दोनों हाउसेज में, दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी रिप्लाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो करेगा। दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली बी जो है वो सही आंसर इसका आ जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही, पहली स्टेटमेंट गलत। अभी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। बोलते हैं रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले एडिशन में जो था वो पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, और इसका मस्कट भी मैंने आपको बताया था, फोटो के साथ बताया था, इनफैक्ट पहला ही क्वेश्चन था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।